चैप्टर 11 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। कि साउथ इंडिया में गवर्नेंस कैसी थी। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन, राजकाज कैसे चलता था। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग होता था वो पूरे मतलब आप कह सकते हैं पूरे राज्य का वो हेड होता था। हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी, जो उसका ऑफिस होता था वो हेरिडिटरी होता था, यानी कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही आगे राजा बनता था। हिज प्राइम ड्यूटी was to protect the people from internal disturbance and external attacks। जो राजा की मेन ड्यूटी क्या थी कि भाई अपने लोगों की राज्य की रक्षा करना, जो भी डिस्टर्बेंस अंदर आंतरिक डिस्टर्बेंस होता है या कोई बाहर से कोई अटैक होता है उससे लोगों की रक्षा करना। द राइट्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड, जो राजा के जो अधिकार थे वो अनलिमिटेड थे, यानी कि राजा के पास सभी शक्तियाँ थी। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कई डिपार्टमेंट में बटा हुआ था, यानी कि अलग अलग मंत्री होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट के। द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था राजकाज था वो राजा अपने मंत्रियों की सहायता से चलाता था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जो राजा था जो राज्य था वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था, उसको बांट रखा था। जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे ही पुराने समय में प्रोविंसेस में बांट रखा था। ईच province was under the control of an official who worked according to the instruction of the king। और जो हर एक जो प्रोविंस था वो जिस ऑफिसर के अंडर होता था वो राजा की इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता था, यानी कि जो राजा कहता था उसी तरह से वो ऑफिसर उस प्रोविंस में काम करता था। ऑफिसर कह लो या मंत्री कह लो, जो भी था वो राजा की इंस्ट्रक्शन पे ही वो काम करता था। उसके बाद आ गया इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम। द लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो भी लैंड रेवेन्यू, जो भी ज़मीन से जो टैक्स मिलता था, यानी कि किसान वगैरह जो फसलें लगाते थे तो किसानों से टैक्स लिया जाता था, वही जो राज्य का मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वहीं से राज्य को पैसा मिलता था। इट वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर, और चोला रूलर क्या करते थे, जितनी फसल हुई उसका 1/3 किसानों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, यानी कि तीसरा हिस्सा फसल का देना पड़ता था। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वाज गुड, जो लोगों की जो आर्थिक कंडीशन थी वो अच्छी थी। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और कृषि करना, खेती बाड़ी करना, व्यापार करना और कपड़ा वगैरह बुनना उस समय लोगों का जो चीफ मुख्य काम थे। मतलब ये लोग ज़्यादा उस टाइम ये काम करते थे, खेती बाड़ी का, व्यापार का और कपड़ा बुनने का। द इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वर वेल डेवलप्ड विच इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, यानी कि जो फसलों को सिंचाई जो की जाती थी, यानी कि पानी वगैरह फसलों को अच्छे से मिल जाता था। वेल डेवलप्ड फैसिलिटी थी, मतलब पानी देने की फसलों की फैसिलिटी अच्छी थी। इसके कारण जो एग्रीकल्चर यील्ड है, जो खेती बाड़ी से खूब फसल होती थी। द चोलाज रूलर्स स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर, जो चोला रूलर थे वो अपना जो जो भी उन्हें इनकम इकट्ठी होती थी वो उसका बहुत बड़ा पार्ट लोगों की भलाई पर ही खर्च करते थे। उसके बाद आगे भाई सोसाइटी कैसी थी उस टाइम, समाज कैसा था। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन लाइक डैट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो साउथ इंडिया की जो सोसाइटी थी, जैसे नॉर्थ इंडिया में जो हमारी सोसाइटी जातियों में बटी हुई थी, जाति प्रथा थी, ठीक है, वैसे ही साउथ इंडिया में भी जातियों में बटी हुई थी। द ब्राह्मण, प्रिस्टल क्लास एंड क्षत्रिय डोमिनेटेड द लोअर कास्ट, जो आप कह सकते हैं ब्राह्मण लोग और क्षत्रिय लोग जो वॉरियर थे, योद्धा थे, वो उनकी क्लास ऊपर थी, और डोमिनेटेड द लोअर कास्ट, वो लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे। मतलब कि ये लोअर कास्ट वाले उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता था उस समय। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं वो सबसे ऊपर थे। द पेजेंट्स टिल द लैंड
विच बिलोंग टू द रूलर और द टेम्पल्स। और जो किसान थे वो खेती करते थे, और जो 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 ज़मीन थी या तो वो राजा की होती थी या फिर मंदिरों की होती थी। उसके बाद आ गया भाई रिलीजन, धर्म कैसा था उस समय। रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया। जो रिलीजन था, धर्म था, वो मेन पार्ट अदा करता था साउथ इंडिया के लोगों के। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाज नॉट पॉपुलर देयर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तब इतना पॉपुलर नहीं था उस समय। हिंदुज़म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। हिंदू धर्म ही सबसे जो आप कह सकते हैं पॉपुलर धर्म था। वैदिक सेक्रीफाइसेस वर क्वाइट कॉमन। वैदिक सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, यज्ञ, वैदिक यज्ञ वगैरह किए जाते थे उस समय। द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। और भगवान विष्णु को मानने वाले और भगवान शिव को मानने वाले इस टाइम बहुत लोग ज़्यादा थे, जिसको हम शैव और वैष्णव कहते हैं। कांचीपुरम वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़ ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल। जो कांचीपुरम नाम की जो जगह थी वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर था स्टडी का, पढ़ने लिखने का, जिसमें संस्कृत और दूसरी जो रीजनल भाषाएं जैसे तमिल वगैरह सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। इट वाज आल्सो ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ हिंदू डेवोटीज़। और ये जो कांचीपुरम था, यहाँ पे जो ये आप कह सकते हैं ये एक तीर्थ था हिंदू भक्तों के लिए, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए। द भक्ति सेंट प्रीच द टीचिंग्स ऑफ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। और जो भक्ति संत थे वो लोगों को मतलब शिक्षाएं देते थे रामायण और महाभारत से। द एपिक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी साउथ इंडियन लैंग्वेज। जो भी ये ग्रंथ थे रामायण महाभारत, वो अनेक भाषाओं में, जो साउथ इंडिया की जो भाषाएं थी उसमें उसको ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि ये तो संस्कृत में लिखे हुए थे। मैनी ग्रेट लिटरेरी वर्क लाइक सिलिप्पा दी कारम एंड मनी मेकलई वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और कई पुस्तकें लिखी गई जैसे सिलिप्पा कादिकारम और मनी मेखलई जो तमिल भाषा में लिखी गई, ऐसी पुस्तकें इस समय में लिखी गई। आगे है एजुकेशन कैसी थी। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। जो साउथ इंडिया में जो मंदिर थे वो ना सिर्फ वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, बल्कि वो एक तरह से सेंटर थे संस्कृति के, कल्चर के, एडमिनिस्ट्रेशन के और एजुकेशन के, यानी कि मंदिरों में ही शिक्षा दी जाती थी। ईच टेम्पल हैड एन अटैच्ड मठ विच प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द स्टूडेंट। और मंदिरों के साथ ही मठ अटैच होते थे जो बच्चों को फ्री एजुकेशन देते थे, फ्री रहने के लिए, फ्री खाने के लिए वो स्टूडेंट के लिए उपलब्ध करवाते थे। सम टेम्पल्स emerged as leading cultural centers where fair contests and other cultural activity were organized। और कुछ जो मंदिर थे वो क्या थे भाई, लीडिंग कल्चरल सेंटर थे, एक बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं लीडिंग कल्चरल सेंटर बन चुके थे, वो स्टडी सेंटर बन चुके थे जहाँ पर मेले लगते थे, वो प्रतियोगिताएं होती थी और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ वो वहाँ पर की जाती थी। दो संस्कृत कंटिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु आल्सो प्रोग्रेस्ड। जबकि संस्कृत सबसे जो ऊंची भाषा मानी जाती थी, विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, मगर तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु भाषाओं की भी उस समय विकास हुआ, प्रोग्रेस हुई। डू यू नो में क्या है, द फेमस सेंट एंड फिलोसफर्स ऑफ दिस पीरियड वर शंकराचार्य एंड रामानुज। उस समय के जो संत और फिलोसफर कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, शंकराचार्य और रामानुज हुए हैं। अब आगे है art and architecture. The ruler of the southern kingdom were not only great warrior but also great patron of art and agriculture। जो सदर्न इंडिया के, जो साउथ इंडिया के जो किंगडम थे, राज्य थे, वो ना सिर्फ ग्रेट वॉरियर थे, ना सिर्फ एक अच्छे योद्धा थे, बल्कि वो आर्ट और आर्किटेक्चर को भी संरक्षण देते थे, उसको सपोर्ट करते थे। दे बिल्ट नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट टेम्पल। उन्होंने कई इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। द लार्ज रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ वर बिल्ट इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में कौन कौन से रॉक कट
टेम्पल, यानी कि चट्टानों को, पहाड़ों को काट कर बनाए गए टेम्पल, जिसमें महाबलीपुरम और कैलाशनाथ जो मंदिर हैं, जो 8th सेंचुरी में बनाए गए थे, प्रसिद्ध हैं। द शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट। और शिवा टेम्पल जो तंजौर में है, और ब्रॉन्ज से बना हुआ जो स्टैचू है नटराज का, वो चोला आर्ट के कुछ फाइन एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। देखो ये देखकर नटराज की ये ब्रॉन्ज की मूर्ति बना रखी है, और ये महाबलीपुरम टेम्पल है, और ये कैलाशनाथ टेम्पल है। अब डू यू नो में क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। शंकराचार्य के बारे में बता रखा है, मैनी ईयर अगो व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा वाज ऑन द डिक्लाइन इन इंडिया, आदि शंकरा appeared on the scene and propagated the ancient Vedic dharma in the form of Advaita or the philosophy of non-duality। अब बहुत साल पहले या बहुत वर्षों पहले जब क्या था कि जो धर्म था इंडिया में जो कम हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, जब पतन हो रहा था, तो ऐसे में शंकराचार्य आए और उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। ठीक है, और उनका जो फिलॉसफी क्या थी, अद्वैत का उन्होंने लोगों को बताया, अद्वैत के बारे में बताया कि सब कुछ एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। एट एन अर्ली एज आदि शंकरा लर्नड द वेदास। और अर्ली एज में जब वो छोटे थे तो उन्होंने शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने क्या सीखा भाई, वेदों का ज्ञान लिया। ही रियलाइज डैट वननेस इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो एकात्मक, यानी कि जो एक है, यानी कि जो आत्मा और परमात्मा एक है, यही सभी चीज़ों का सार है, सभी नॉलेज का सार है। दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, द एब्सोल्यूट इज़ वन अलोन। और यही अद्वैत का क्या है, आप कह सकते हैं सिद्धांत है, रूल है। द एब्सोल्यूट इज़ वन अलोन, जो भी कुछ है वो एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। शंकराचार्य टॉट द रूल्स ऑफ भक्ति योगा एंड कर्मा टू ब्राइटन द इंटेलेक्ट एंड प्योरीफाई द हार्ट। शंकराचार्य ने क्या सिखाया भाई, रूल दिए उसने, भक्ति योग और कर्म। क्या रूल दिए, भक्ति करो, योग करो और कर्म करो, जिससे हमारी बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा, हमें ज्ञान मिलेगा, और हमारा जो हृदय है, दिल है, वो साफ होगा। अद्वैत अद्वैत इज़ द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। अद्वैत क्या है, अद्वैत का मतलब है कि अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन, कि भगवान जो है उसको, उसके बारे में, यानी कि ईश्वर क्या है, हर जगह है। ठीक है, हर एक चीज़ में है और हर जगह है, यही अद्वैत है। शंकरा सजेस्टेड सत्संग एज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन साधना। जो शंकर है वो क्या, जो शंकराचार्य हैं वो क्या कहते हैं भाई, उन्होंने किस चीज़ की सलाह दी है, सत्संग की सलाह दी है। जब आप साधना का जो पहला स्टेप है, अगर आप साधना करना चाहते हो तो उसका पहला स्टेप क्या है, सत्संग है। सत्संग का मतलब आपको पता ही है, सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल। और सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों की कंपनी करना, बुद्धिमान और अच्छे लोगों की कंपनी करना, उनकी संगत में रहना, यही सत्संग है। यानी कि उनके विचार सुनना, उनसे अच्छी बातें सीखना, अच्छे लोगों से। He established 4 मठs in 4 extreme corners of India to spread the message of Advait ऑल ओवर द कंट्री दे आर। उन्होंने, शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए, इंडिया के जो चारों कोनों पे 4 मठ बनाए उन्होंने। ठीक है, देश के चारों कोनों में 4 मठ बनाए। उन 4 मठों का नाम क्या है, नॉर्थ में, उत्तर में क्या बनाया, ज्योतिर्मठ बनाया उन्होंने बद्रीनाथ में। ठीक है, और वेस्ट में शारदा पीठ द्वारका में। ईस्ट में, यानी कि ईस्ट दिशा में कौन सा बनाया, गोवर्धन मठ बनाया पुरी में। और साउथ साउथ में, यानी कि दक्षिण में श्रृंगेरी श्रृंगेरी मठ बनाया उन्होंने। श्रृंगेरी जो श्रृंगेरी में है, साउथ में है जो। शंकराचार्य लिव्ड ओनली फॉर 32 years, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ही प्योरीफाइड एंड कंसोलिडेटेड the various school of worship and brought them under the umbrella of one philosophical principle अद्वैत। शंकराचार्य सिर्फ कितने साल जिए, सिर्फ 32 सालों तक ही जिए। और उनकी जो लाइफ में, उनका ड्यूरिंग दैट टाइम ही प्योरीफाइड एंड कंसोलिडेट द वेरियस स्कूल ऑफ वर्शिप। उन्होंने क्या किया भाई, जितने भी अलग अलग धर्मों को जो भी मतलब हिंदू धर्म में था, अलग अलग तरह से वो भगवान का
आप कह सकते हैं भगवान को पाने के लिए अलग अलग सभी के रास्ते थे। शंकराचार्य ने उनको सभी को एक उसमें लेकर आए, एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आए, एक विचार के रूप में अंदर लेके आए, और उस विचार को अद्वैत कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि ईश्वर हर जगह है, हर वस्तु में है, इसी को अद्वैत कहते हैं।